एपिसोड 331 टू 340। लू यान ने तुरंत जवाब दिया, नोक्टिस, मैं तुमसे मिलने बाहर आता हूँ। उसने यू जियाओ की ओर मुड़कर कहा, जियाओ जियाओ, मुझे माफ़ करना अगर मुझे अभी जाना पड़े। भाई जी यून बाहर हैं, हमें कुछ काम साथ में करने हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी आ जाएंगे। मुझे लगा था कि हमारे पास थोड़ा समय है साथ बिताने के लिए। एक्लिप्स ने खुशी से अपना सिर लुओ यान के कंधे से उठाया। कैप्टन यहाँ हैं। उसने लुओ यान की ओर देखा। मास्टर, चलिए कैप्टन से मिलते हैं। लुओ यान ने नन्ही लोमड़ी के गालों को चुटकी से दबाया। एक्लिप्स की चमकती नीली आंखों और हिलती पूंछों को देखकर वह फिर सोचने लगा कि क्या वह सचमुच इस नन्हे जीव का मालिक है या ये वास्तव में शेनजी यून है। हम उससे जल्द ही मिलेंगे। ज्यादा उत्साहित मत हो भाई जी यून। क्या वह यूनिवे के कप्तान यून की बात कर रहे थे? यू जियाओ ने सोचा। वह लगभग भूल ही गई थी कि लुओ यान भी अब यूनिवे की सदस्य है। साथ में कोई काम करना कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम फिर से साथ में समय बिता सकते हैं, उसने कहा। फिर मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूंगी। सच कहूं तो वह यून के साथ सहज महसूस नहीं करती थी। जब वह यूएक्सिंग पवेलियन के उद्घाटन में शामिल हुई और लुओ यान ने उसे यूनिवे की अन्य सदस्यों से मिलवाया तो उसे लगा कि उनकी कप्तान शायद उसे पसंद नहीं करती। अपने शर्मीले स्वभाव के कारण वह दूसरों की भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील थी, खासकर नकारात्मक भावनाओं के प्रति। हालांकि उसे उससे कोई बुरी मंशा महसूस नहीं हुई, फिर भी वह समझ गई कि वह उसे खास पसंद नहीं करता। वह ऐसे लोगों के आसपास रहना नहीं चाहती थी जो उसे नापसंद करते हों। लेकिन लुओ यान को बाहर तक छोड़ने तक न जाना असभ्यता होती। खासकर इसलिए क्योंकि वह इस इमारत की मालकिन है, इसलिए दूसरा व्यक्ति एक तरह से उसका मेहमान ही था। और तो और वे दोस्त भी थे, इसलिए उसने चुपचाप सब सहने का फैसला किया। उसने यून से बात न करने का फैसला किया ताकि वह उससे और ज्यादा नाराज न हो। ठीक है, लुओ यान ने कहा, और वे दोनों बाहर चले गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक्लिप्स लुओ यान के कंधे से कूदकर उनके आगे दौड़ने लगा। लगता है तुम्हारा पालतू जानवर बहुत उत्साहित है, यू जियाओ ने आगे दौड़ रही छोटी लोमड़ी को देखते हुए टिप्पणी की। उसे भाई जी यून में कुछ खास दिलचस्पी है, लुओ यान ने बस इतना ही कहा। शायद वो उसकी खूबसूरती से आकर्षित है, लेकिन कौन नहीं होगा, है ना? उसने आह भरी और आगे कहा, सच में इतना खूबसूरत होना गैरकानूनी होना चाहिए। देखो, वो तो अपने वर्चुअल पालतू जानवर को भी नहीं छोड़ पाया। यू जियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दे। वह कहना चाहती थी कि यून की तथाकथित खूबसूरती उसे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करती। वह बहुत भावहीन था, किसी गुड़िया जैसा। उसे तो ये भी यकीन नहीं था कि वह जिंदा भी है या नहीं। अगर वे किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो इतना सुंदर हो कि किसी को भी आकर्षित कर ले, तो लुओ रेन इस कसौटी पर ज्यादा खरा उतरता है। अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपनी सोच का एहसास हुआ और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। वो अचानक अपने दोस्त के बड़े भाई के बारे में इस तरह क्यों सोच रही थी? उसने अपना सिर जोर से हिलाया, मानो उस विचार को अपने दिमाग से मिटाना चाहती हो। मैं समझ गई, उसने लुओ यान की बात के जवाब में बस इतना ही कहा। फिर उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया ताकि वह उसका शर्माया हुआ चेहरा न देख सके। अगर लू यान उससे पूछता कि उसका चेहरा अचानक बिना किसी कारण के लाल क्यों हो गया, तो उसे यकीन नहीं था कि वह झूठ बोल पाएगी। वह क्या कहती कि उसे बस लगा कि तुम्हारा बड़ा भाई यून से कहीं ज्यादा सुंदर है। ये तो बहुत शर्मनाक होता। लू यान को यह भी लग सकता था कि वह लू रेन को पाने की कोशिश कर रही है, जो वह बिल्कुल नहीं करेगी। जब लुओ यान ने और कुछ नहीं पूछा तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। वे उसकी दुकान की पहली मंजिल पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि छोटी लोमड़ी दरवाजे की ओर दौड़ रही है। दरवाजा अपने आप खुल गया और एक्लिप्स ऐसे उछल पड़ी मानो किसी की बाहों में जाने के लिए दौड़ रही हो। शेनजी यून ने बड़ी मुश्किल से उस काले रोएंदार गोले को पकड़ा जिसने अचानक उस पर हमला कर दिया था। जब उसने पहचाना कि यह लुओ यान की पालतू लोमड़ी है तो उसने तुरंत दरवाजे की ओर सिर उठाया, और वहां उसने अपने खरगोश को असहाय मुस्कान के साथ अपनी ओर आते देखा। शायद उसका निशाना उसकी गोद में बैठी छोटी लोमड़ी थी। वह मुस्कुराने ही वाला था कि उसने लुओ यान के बगल में चलते हुए लंबे व्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई, लेकिन उसने तुरंत उस भाव को अपने चेहरे से हटा लिया। फिर उसने मन ही मन न जाने कितनी बार कहा, थोड़ा और समझदार बनो। ये लड़का नहीं, लड़की लुओ यान की दोस्त थी। वह हमेशा अपने खरगोश से दोस्ती करने वाले हर व्यक्ति के प्रति शत्रुतापूर्ण भावना नहीं रख सकता था। यह हानिकारक और सेहत के लिए अच्छा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सामान्य होने की पूरी कोशिश की। उसे पता था कि वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि यू जियाओ लुओ यान को पसंद करेगी या नहीं। यही अनिश्चितता उसकी बेचैनी का कारण थी। आखिर लुओ यान इतना अच्छा और परफेक्ट था कि हर कोई उस पर फिदा हो जाता। इसलिए भले ही उसने समझदारी से काम लेने और बेवजह व्यवहार न करने का फैसला किया था, फिर भी उसे सतर्क रहना जरूरी था। आखिर कौन जाने, कहीं ये लड़की उसकी प्रतिद्वंदी न बन जाए। यू जियाओ को पता नहीं था कि यह सिर्फ उसका भ्रम था या कुछ और, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे यून उसे ऐसे देख रहा हो जैसे वे किसी प्रतियोगिता में हो और वह उसकी प्रतिद्वंदी हो। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। बुरे वाले, आखिर उसने ऐसा क्या किया था जिससे ये पुरुष देवता नाराज हो गया? शेनजी यून के पास पहुंचकर लुओ यान ने कहा, भाई जी यून, अगर एक्लिप्स अचानक आप पर कूद पड़ा तो माफ करना। वह लोमड़ी को देख रहा था जो खुशी खुशी दूसरे की बाहों में लिपटी हुई थी। ऐसा लगता है कि यह छोटा सा जीव आपको बहुत पसंद करता है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि वह मुझसे ज्यादा आपको पसंद करता है। शेनजी यून के होठों के कोने हल्के से मुड़े। नहीं, वो तुम्हें छोड़कर मुझे कैसे पसंद कर सकता है? अगर हम दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो वो जरूर तुम्हें ही चुनेगा। यू जियाओ उन दोनों की बातचीत देखकर सचमुच हैरान रह गई, क्योंकि यून के बारे में उसने जो पहले सोचा था कि वह एक भावहीन गुड़िया है, वह इस समय उस पर लागू नहीं हो रहा था।
हालांकि उसके चेहरे पर अब उतने भाव नहीं थे, लेकिन लुओ यान को देखते हुए उसकी आंखें कोमलता से भरी हुई थीं। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी जो लाड़ प्यार से भरी थी। ऐसा लगता है जैसे वह पिनोचियो है और लुओ यान वह नीली परी थी जिसने उसे जीवन दिया। किसी तरह वह तुलना उन दोनों के लिए बहुत सटीक प्रतीत हुई। लुओ यान ने यू जियाओ की ओर मुड़कर कहा, जियाओ जियाओ, अब हम चलते हैं। मेरे और आहजिन के लिए तुमने जो अद्भुत हथियार बनाए हैं उसके लिए एक बार फिर धन्यवाद। यू जियाओ ने सिर हिलाया। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे आप दोनों के लिए इन्हें बनाकर बहुत खुशी हुई। लुओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको बाद में वीचैट पर मैसेज कर दूंगी। यू जियाओ भी मुस्कुराए। ठीक है। लुओ यान ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और पीछे मुड़ गई। जब उसने यून को देखा तो निगाहें मिलने पर वह थोड़ी चौंक गई। फिर हैरानी की बात यह थी कि यून ने उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया और लुओ यान के पीछे चली गई। उन दोनों की पीठों को देखते हुए यू जियाओ के मन में अचानक एक विचार आया। क्या यून द्वारा उसके साथ प्रतिद्वंद्वी जैसा व्यवहार करने का कारण लुओ यान था? भले ही इसकी कोई पुष्टि न हो, लेकिन उसे पहले से ही विश्वास था कि इसकी संभावना 70% थी। तो क्या ऐसा हो सकता है? यू जियाओ ने सिर हिलाया। अभी अभी जो ख्याल आया वह बहुत खतरनाक था। शायद वह कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। हाँ, यही बात होगी। बिल्कुल, या ये था। दोनों अल्रीन शहर की सड़कों पर चलने लगे। हमेशा की तरह कई निगाहें उनका पीछा कर रही थीं। स्वाभाविक रूप से बिना कोशिश किए ही वे सबका ध्यान खींचने लगे। लुओ यान ने चुपके से शेन जी यून के चेहरे की एक तरफ देखा। वह हमेशा की तरह भावहीन था, लेकिन उसकी बाहों में एक्लिप्स के होने से उसका सामान्य ठंडापन लगभग आधा कम हो गया था। अब जब वे अकेले थे तो लुओ यान को थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शेन जी यून के साथ कैसा व्यवहार करे। जब वे वीचैट पर मैसेज कर रहे थे तब तो ठीक था क्योंकि वे एक दूसरे को सीधे देख नहीं सकते थे, लेकिन खेल में ऐसा लग रहा था जैसे वे सचमुच में बातचीत कर रहे हों। बस उनके असली रूप में थोड़ा सा बदलाव था। उसने एक बार फिर अफसोस जताया कि उसे अचानक अपनी भावनाओं का एहसास क्यों हुआ। पिछले 3 दिनों से जब से उसे यह जादुई एहसास हुआ था उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब जब वे इस तरह कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे तो उसे उस एहसास का पूरा असर महसूस हो रहा था। अचानक उसे समझ नहीं आ रहा था कि शेन जी यून के सामने उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो स्कूल के पहले दिन घबराया हुआ हो। वह सचमुच उसके सामने असहज महसूस नहीं करना चाहता था। लगभग 3 महीने पहले ही उनकी मुलाकात हुई थी और अचानक से वह इतना अजीब व्यवहार करने लगा था। शेन जी यून को ज़रूर पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह क्या कर सकता था? अभी भी जब वे इस आभासी दुनिया में साथ चल रहे थे उसे अपने दिल की धड़कन बेकाबू सुनाई दे रही थी। इस समय उसे यह एहसास बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह भी इसके लिए तैयार नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था मानो उसका ये चिड़चिड़ा दिल उसके लिए जबरदस्ती फैसला ले रहा हो। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने हताशा भरी आह भरी, लेकिन क्या वह सच में अपने नादान दिल को दोष दे सकता था? उसने एक बार फिर शेन जी यून की तरफ देखा। जरा उस खूबसूरत चेहरे को देखो, भला कोई उसका विरोध कैसे कर सकता है? उसे एक नज़र देखते ही कोई गहरी खाई में गिर जाएगा। हाँ, वह ठंडा, भावहीन और बिल्कुल अनुत्तरदायी हो सकता था, लेकिन यही चीज़ें उसे इतना आकर्षक बनाती थीं। फिर उसका वह मासूम और गर्मजोशी भरा पहलू भी था जो उसकी छवि से बिल्कुल अलग था। भला भला इसका विरोध कौन कर सकता है? और यह बड़ा सा दालचीनी रोल अपने वर्तमान कष्ट से पूरी तरह बेखबर था। एक बार फिर वह हताशा भरी आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। यान यान, शेन जी यून ने पुकारा, ये देखकर कि लुओ यान ने दूसरी बार लंबी आह भरी, मानो वह हताश या चिढ़ गया हो। क्या कोई बात है? लुओ यान ने शेन जी यून की ओर देखा जिसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसका मन किया कि एक बार फिर आह भर ले, लेकिन उसने खुद को रोका और सामान्य दिखने की पूरी कोशिश की। खैर, इस परिस्थिति में वह जितना सामान्य दिख सकता था उतना ही सामान्य दिखा। वह मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ, बस कुछ सोच रहा था। एक्लिप्स ने शेन जी यून की बाहों से अपना सिर उठाया, फिर वह कूदकर लुओ यान के कंधे पर एकदम सही तरीके से उतरा। मास्टर, क्या आप सच में ठीक हैं? लुओ यान ने तिरछी नज़र से अपनी पालतू लोमड़ी को देखा। अब तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? क्या तुम अभी अभी अपने पसंदीदा कप्तान की बाहों में मजे नहीं ले रहे थे? एक्लिप्स ने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली। मास्टर, एक्लिप्स को कैप्टन को फिर से देखकर बहुत खुशी हुई। तुम अब भी एक्लिप्स के नंबर 1 हो। हाँ हाँ, उसने अभी अभी यह कहा था कि तभी यह छोटा बच्चा फिर से नकली रोना शुरू कर दिया। लेकिन उस छोटी सी बातचीत की वजह से उसका धड़कता दिल आखिरकार शांत हो गया। उसे लगा कि अब वह शेन जी यून के साथ सामान्य रूप से बातचीत कर सकता है। उसने एक्लिप्स के मुलायम बालों को सहलाया। ये सब उस लड़के की वजह से हुआ जिसने उस अदृश्य बर्फ को तोड़ दिया। क्या रू की कार्निवल के लिए पंजीकरण कराते समय कुछ हुआ था? शेन जी यून ने पूछा, जो स्पष्ट रूप से अभी भी चिंतित थी। नहीं, सब ठीक रहा, लुओ यान ने जवाब दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई जी यून। शेन जी यून ने लुओ यान को घूर कर देखा। वह सचमुच ठीक लग रहा था, कम से कम अभी तो। लेकिन उसे यकीन था कि पहले ऐसा नहीं था। तभी उसके मन में लुओ यान के इस रवैये का एक संभावित कारण आया। शायद लुओ यान आज उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। हो सकता है वह उसके साथ समय बिताना नहीं चाहता हो। वह पूछना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अगर यह सच निकला तो उसके दिल को बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन वह जानता था कि उसे ऐसा करना ही होगा। अगर लुओ यान को अभी उसके साथ रहने में असहजता हो रही है तो उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना ही उचित है, भले ही वह वास्तव में ऐसा नहीं चाहता हो। यान यान, क्या तुम शायद हम अभी मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? लुओ यान सवाल सुनकर चौंक गया। उसने शेन जी यून की ओर देखा और उसके आसपास के उदास माहौल को महसूस किया।
अगर वह पिल्ला होता तो शायद इस समय उसके कान और पूंछ लटके होते। लेकिन उसने ये सवाल क्यों पूछा? रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि वो पहले इतना स्पष्ट व्यवहार कर रहा था? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कोई निष्कर्ष निकले। रुको, उसने कुछ तो किया, उसने 2 बार आह भरी। लेकिन बस इतना ही। क्या शेन जी यून इतनी छोटी छोटी हरकतों से इतना कुछ समझ सकता है? खैर, शायद समझ सकता है, केवल तभी जब इसका लुओ यान से कुछ संबंध हो। उस संभावना के बारे में सोचते ही उसे एक अभूतपूर्व गर्माहट महसूस हुई। उसे सच में अपनी हरकतें सुधारनी चाहिए। वह शेन जी यून को हर पल अपने बारे में चिंता करने नहीं दे सकता था, खासकर तब जब वह जानता था कि उससे बचना नामुमकिन था। वैसे भी वह कभी ऐसा चाहता भी नहीं था। अपनी इस समझ से होने वाली झुंझलाहट के बावजूद शेन जी यून से बातचीत बंद करना उसे और भी बुरा लगता। लू यान ने गहरी सांस ली और दूसरे की बांह को गले लगा लिया। फिर उसने अपना सिर उसकी ओर उठाया और मुस्कुराया। शायद उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसकी मुस्कान कितनी खूबसूरत और प्यारी थी। ये कैसे संभव हो सकता है? उसने दूसरे के प्रश्न के उत्तर में कहा, मुझे भाई जी यून के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और बस देखते ही देखते शेन जी यून का पूरा चेहरा लाल हो गया। शेन जी यून को लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। उसे अपने हाथ पर लुओ यान का हाथ महसूस हुआ। उसकी गर्माहट सीधे उसके दिल तक पहुंच गई और उसका पूरा शरीर जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे या अपने हाथ पैर कहाँ रखे। फिर जब लुओ यान ने कहा, मुझे भाई जी यून के साथ रहना अच्छा लगता है, तो उसके दिमाग की सारी कोशिकाएं काम करना बंद कर गईं। प्यार, उसके खरगोश ने प्यार कहा। हालांकि वह सीधे तौर पर यह नहीं कह रहा था कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन उसके मुंह से यह शब्द सुनना ही उसे पागल करने के लिए काफ़ी था। इसी वजह से उसके दिमाग में एक तरह की कहानी बनने लगी थी। शेन जी यून के मन के भीतर बना लघु रंगमंच। मुलायम काले बालों वाला एक लड़का उसके सामने खड़ा हुआ और उसने अपना सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी काली आड़ू के फूल जैसी आंखें उसे निहार रही थीं। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी कमीज का किनारा पकड़ लिया। फिर उसने बहुत ही मधुर स्वर में कहा, भाई जी यून, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने लुओ यान की पतली कमर पकड़ी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने अपना हाथ धीरे से उसके गाल पर रखा और उसकी मखमली कोमलता को महसूस किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना ज्यादा कि मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। वह उन हल्के से खुले गुलाबी होठों को निहार रहा था। उसका अंगूठा धीरे से उन पर छू गया। अपने होठों को उन पर रखने की तीव्र इच्छा हो रही थी, इसलिए उसने खुद को रोका नहीं और धीरे धीरे आगे झुककर उनके बीच की दूरी कम कर दी। लेकिन जब उसे लगा कि वह आखिरकार लुओ यान के होठों की मिठास का स्वाद चख सकता है, तभी अचानक एक परिचित आवाज ने उसे पुकारा, अंत, भाई जी यून। शेन जी यून अचानक अपने ख्यालों से जाग उठा। उसने नीचे लुओ यान की ओर देखा जो अभी भी उसकी बांह पकड़े हुए थी। फिर उसकी निगाहें उसके गुलाबी होठों पर टिक गईं और उसे लगा जैसे उसका पूरा चेहरा जल रहा हो। शर्म से या लज्जा से उसे समझ नहीं आ रहा था। वह बस अपना माथा पकड़कर किसी गड्ढे में छिप जाना चाहता था। ये सब क्या था? क्या सचमुच दिन दहाड़े वर्चुअल दुनिया में यूं ही घूमते घूमते उसे ऐसा सपना आया? और ये तो बिल्कुल ही अजीब सपना था। सच में उसके दिमाग को क्या हो गया है? बस एक हल्का सा आलिंगन और एक छोटी सी बात से ही उसे इस तरह का ख्याल आ गया। क्या उसका दिमाग सचमुच पीले रंग की चीज़ों से भर गया है? अगर लुओ यान को इसके बारे में पता चला तो वह उससे जितना हो सके उतना दूर भाग जाएगा। भला भला ऐसे अजीब दिमाग वाले के साथ कौन रहना चाहेगा? लुओ यान शेन जी यून के चेहरे पर लगातार बदलते भावों को देखता रहा। शर्मिंदगी से लेकर लज्जा, निराशा, चिंता और फिर से शर्मिंदगी तक। शायद ये पहली बार था जब उसने उसके चेहरे पर इतने सारे भाव देखे थे। वह सोच रहा था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वह इतने कम समय में इतने सारे भाव दिखा रहा है। शायद कप्तान तुम्हारे बारे में कुछ कल्पना कर रहा है, मास्टर। इसीलिए उसका चेहरा इतना लाल हो गया है, एक्लिप्स ने अपनी हमेशा की टिप्पणी देते हुए कहा। उसके बारे में सोचना। उसने शेन जी यून की बांह पकड़े हुए अपने हाथ पर नजर डाली। क्या इसका इससे कोई संबंध हो सकता है? क्योंकि वे इतने करीब खड़े थे और वह उसे छू रहा था। क्या उसके मन में कुछ ऐसी बातें आ रही थी जो सभ्य नहीं थी? लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। भला यह मासूम सा लड़का इस तरह के विचार कैसे रख सकता है? लेकिन लुओ यान ने फिर भी दूसरे का हाथ छोड़ दिया। कहीं ऐसा न हो कि उसकी शर्मिंदगी दूर न हो और वह उससे ठीक से बात न कर पाए। क्या आप ठीक हैं, भाई जी यून? आप अचानक कुछ देर के लिए खो गए थे। शेन जी यून को अपने हाथ पर उस गर्म स्पर्श के चले जाने से निराशा हुई, लेकिन उसने लुओ यान से जुड़े अपने सभी विचारों को तुरंत दबा दिया और सामान्य होने की पूरी कोशिश की। वह नहीं चाहता था कि उसकी खरगोश को पता चले कि उसमें कुछ गड़बड़ है। अरे मास्टर, कप्तान के चेहरे पर निराशा तो देखो। वह साफ तौर पर नहीं चाहते थे कि तुम उन्हें छोड़ दो। लुओ यान ने कंधे पर बैठी छोटी लोमड़ी पर तिरछी नजर डाली। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, अगर तुमने बकवास जारी रखी तो मैं तुम्हें मसलकर रुई का गोला बना दूंगा। एक्लिप्स ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, यहाँ तक कि जिप की तरह इशारा भी किया, मानो कह रहा हो कि अब चुप हो जाओ। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और अपना ध्यान फिर से शेन जी यून पर केंद्रित कर लिया। मैं ठीक हूँ, बस यही सोच रहा हूँ कि हमें पहले कहाँ जाना चाहिए। शेन जी यून ने इतनी सहजता से ये बात कही कि लुओ यान समझ गया कि वो अपने सामान्य स्वभाव में लौट आया है। हालांकि उसे शेन जी यून को अलग अलग भावों के साथ देखना अच्छा लगता था, खासकर इसलिए क्योंकि वही उसके चेहरे पर यह भाव जगाता था, लेकिन अभी इसके लिए समय नहीं था। उन्हें अभी भी 2 काम पूरे करने थे, और क्योंकि उसका परिवार गुरुवार को छुट्टी पर जा रहा था, इसलिए उनके पास उन्हें पूरा करने के लिए कल तक का ही समय था। तुम्हें क्या लगता है हमें पहले कहाँ जाना चाहिए? उसने पूछा। मुझे लगता है कि हमें पहले क्रिम्सन कोर के मुख्यालय जाना चाहिए, शेन जी यून ने जवाब दिया, जिसका इशारा उस भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर था जिसके फिनिया के पिता सदस्य थे।
उन्हें ये भी संदेह था कि वह भी उसी समूह का हिस्सा थी। लू यान ने सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चूंकि हमें ठीक से नहीं पता कि लोरेस उष्णकटिबंधीय भूमि के किस हिस्से में काम कर रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि हम पहले उस जगह जाएं जहां का हमें पता है। इस मामले में क्रिम्सन कोर का मुख्यालय। लेकिन शेन जी युन ने क्रिम्सन कोर के मुख्यालय को पहले चुनने का यही कारण नहीं था। वह ट्रॉपिकल लैंड बहुत बाद में जाना चाहता था। इस तरह वे आखिरकार शाम की आतिशबाजी देख सकते थे। अगर वे उस समय फेरिस व्हील पर होते तो क्या ये ज़्यादा रोमांटिक नहीं होता? बेशक वह ये बात लुओ यान को सीधे सीधे नहीं बता सकता था, इसलिए उसने बस इतना कहा, चलो चलते हैं, मैं आगे आगे चलूंगा। और वे क्रिम्सन कोर के मुख्यालय की दिशा में चल पड़े। दूर से ही उन्हें क्रिम्सन कोर का मुख्यालय दिखाई देने लगा था। ये शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित था। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ी थी, क्योंकि यह उनके शुरुआती स्थान से काफ़ी दूर था। इसी से लुओ यान को शहर की विशालता का एहसास हुआ। संभवतः ये चारों शहरों में सबसे बड़ा था। वे शायद घुड़सवारी के लिए घोड़े किराए पर ले सकते थे, लेकिन शेन जी युन ने इस बारे में ज़रा भी नहीं सोचा। लुओ यान को लगा कि यह प्यारा सा लड़का बस उसके साथ और समय बिताना चाहता है, इसीलिए वह चाहता है कि वे दोनों पैदल चलें। अच्छा हुआ कि यह आभासी दुनिया थी, वरना अब तक वह हाँफ रहा होता। क्या खिलाड़ी सचमुच भाड़े के सैनिकों के समूहों का इस्तेमाल करते हैं? ये सवाल उनके मन में अचानक आया। नहीं, गेम में मौजूद भाड़े के सैनिकों के समूह गेम की कहानी का ही हिस्सा हैं। ये एक तरह से सजावट का सामान है। कभी कभी ये सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस मामले में खिलाड़ियों के कामों और अन्य चीज़ों के लिए। बिल्कुल अभी की तरह, शेन जी युन ने जवाब दिया। लुओ यान ने सोचा, ये वास्तव में काफ़ी अच्छा उदाहरण था। आपने गेम में भाड़े के सैनिकों के समूह का जिक्र किया, क्या इसका मतलब यह है कि खिलाड़ी अपना खुद का भाड़े के सैनिकों का समूह भी बना सकते हैं? हाँ, कुछ खिलाड़ियों ने कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक समूह सफल हुआ। उन्हें स्टोनबेन कहा जाता है। खिलाड़ी उन्हें ज़्यादातर उन सामग्रियों को हासिल करने के लिए किराए पर लेते थे जो वे खुद नहीं जुटा सकते थे। कुछ तो उन्हें अपने साथ कालकोठरी में जाने के लिए भी किराए पर लेते थे। जाहिर है, इन सब के लिए उन्हें मोटी रकम मिलती थी, इसलिए उन्हें किराए पर लेने वाले ज़्यादातर खिलाड़ी वे अमीर खिलाड़ी होते हैं जिनके पास गेमिंग का कोई खास कौशल नहीं होता और वे बस ताकतवर बनने के लिए शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि लुओ यान को उनके बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसने खेल में अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल करने के लिए दूसरों को काम पर रखने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन यह ज़रूर एक बड़ा और जोखिम भरा काम रहा होगा, खासकर यहाँ मौजूद कई अमीर खिलाड़ियों को देखते हुए। वैसे क्या वाकई डस्ट को साथ न लाना ठीक रहेगा? उसने अचानक विषय बदलते हुए पूछा। लुओ यान द्वारा अजगर का जिक्र करने पर शेन जी युन के माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। कोई बात नहीं, हम तो बस जानकारी जुटा रहे हैं। वह यहाँ हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वो उनमें एक और बल्ब क्यों जोड़ेगा? ग्रहण ही काफ़ी था। कम से कम छोटी लोमड़ी तो अच्छी तरह से पेश आती थी और बहुत प्यारी थी। उस कम बोलने वाले ड्रैगन के विपरीत। कैप्टन सही कह रहे हैं, उस छिपकली को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्लिप्स ने भी यही बात दोहराई। लुओ यान ने लाचारी से अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों को काला ड्रैगन बिल्कुल पसंद नहीं था। बेचारा डस्क, लेकिन उसने जिद नहीं की और शेन जी युन के साथ चलता रहा। वे एक 4 मंजिला इमारत के सामने रुके। सामने लाल रंग में क्रिम्सन कॉर्प्स लिखा हुआ एक बोर्ड लगा था। वे अंदर दाखिल हुए। अंदर कोई खिलाड़ी नहीं था, बल्कि उन्हें केवल गैर प्रासंगिक पात्र एनपीसी ही दिखाई दिए। वे एक रिसेप्शन डेस्क की ओर बढ़े। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? डेस्क के पीछे बैठी महिला एनपीसी ने अपने चेहरे पर सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा। शुभ दिन, क्या आपके नेता से बात करना संभव है? लुओ यान ने बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से पूछा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आपकी अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? सच में? लुओ यान अब भी इस बात से हैरान थी कि ये एनपीसी कभी कभी इतने स्वाभाविक कैसे हो सकते हैं। नहीं, हमारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन हमें उनसे एक ज़रूरी मामले पर बात करनी है। मुझे खेद है, लेकिन आप बिना अपॉइंटमेंट के हमारे नेता से बात नहीं कर सकते, एनपीसी ने फिर से जोर देकर कहा। तो क्या आप कृपया उन्हें बता सकते हैं कि हम यहाँ फिनिया के पति के भेजे हुए आए हैं? लुओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्होंने अपने सिर पर पहनी हुई टोपी हटा दी, जिससे उनके लंबे सफ़ेद बाल और नुकीले कान दिखाई दिए। आप ये भी बता सकते हैं कि उनसे मिलने के लिए आने वाली एक चंद्रपरी है? जब उसने फिनिया नाम लिया और बताया कि वह एक चंद्रकल्पित बौना है, तो उसने देखा कि एनपीसी की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। इसका मतलब यही हो सकता है कि इस भाड़े के सैनिकों के समूह के सदस्य फिनिया से अच्छी तरह परिचित थे। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, एनपीसी अंततः मान गया। वह वापस चलकर एक टेलीफोन जैसी दिखने वाली वस्तु की ओर बढ़ी और एक नंबर डायल किया। नेता, यहाँ एक चंद्रपरी आपसे मिलना चाहती है। हाँ, वह फिनिया के बारे में बात कर रही थी। ठीक है, मैं समझ गई। मैं किसी को उन्हें आपके कार्यालय तक ले जाने के लिए कहूँगी। फिर उसने फ़ोन रख दिया और डेस्क की ओर वापस चली गई। नेता आपसे मिलने को तैयार हैं, उसने कहा। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं किसी को बुलाकर आपको उनके कार्यालय तक ले जाने का प्रबंध करती हूँ। फिर वह एक तरफ गई और एक और एनपीसी को बुलाया। उसने जिस पुरुष एनपीसी को बुलाया वह उन्हें सीढ़ियों तक ले गया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ लिफ्ट नहीं है। वे चलते रहे और चौथी मंजिल पर पहुँच गए। एनपीसी उन्हें गलियारे के बिल्कुल आखिरी छोर पर स्थित कमरे की ओर ले गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। नेताजी, मेहमान आ गए हैं। अंदर से एक कर्कश आवाज़ आई, उन्हें अंदर आने दो। पुरुष एनपीसी ने दरवाज़ा खोला और लुओ यान और अन्य लोगों को अंदर आने का इशारा किया। उनके अंदर चले जाने के बाद एनपीसी ने सम्मानपूर्वक दरवाज़ा बंद कर दिया। लुओ यान ने सबसे पहले जो देखा वह एक अस्त व्यस्त दफ्तर था।
अंदर कागजों के ढेर लगे हुए थे, एक के ऊपर एक ढेर लगे थे और कुछ तो जमीन पर भी पड़े थे। अलमारियां किताबों से भरी हुई थीं और पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कमरे के अंदर कोहरा छाया हुआ हो। धुएं का स्रोत डेस्क के पीछे बैठा वह बड़ा आदमी था। उसके बाल बिखरे हुए भूरे रंग के थे और उसकी बड़ी नाक पर छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। उसका पूरा चेहरा घनी भूरी दाढ़ी से ढका हुआ था। वह एक काले रंग का पीपा चबा रहा था जिससे सारा धुआं निकल रहा था। वह सांता क्लॉस जैसा दिखता था, बस फर्क इतना था कि सांता क्लॉस के बाल और दाढ़ी भूरे रंग के हों और वह ऐसा लग रहा हो जैसे उसने एक महीने से नहाया न हो। लू यान को खांसी आ गई। भले ही यह एक आभासी दुनिया थी, लेकिन धुआं अंदर लेने का एहसास बिल्कुल वास्तविक था और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे कभी पसंद नहीं आया। उसे आश्चर्य हुआ जब शेन जी यून अचानक उसके सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसे नीचे की ओर लहराया। इससे हवा का एक तेज झोंका उठा जिसने कमरे के अंदर के सारे धुएं को पूरी तरह से हटा दिया। लू यान को छूने तक भी नहीं पहुंचा। फिर उसने क्रिम्सन कोर के नेता से ठंडी आवाज में कहा, इस धुएं को बुझाओ वरना मैं तुम्हारे लिए बुझा दूंगा। ओह, और क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप ऐसा कैसे करेंगे? भूरे बालों वाले सांता ने उत्सुकता से पूछा। शेन जी यून इस एनपीसी से बहस नहीं करना चाहता था और सीधे अपनी पीपा काटने की योजना बना ही रहा था कि तभी उसे अपने लबादे के पिछले हिस्से को हल्के से खींचने का एहसास हुआ। इससे पहले कि वह पीछे मुड़कर देख पाता, उसने अपने कान में लुओ यान की फुसफुसाहट सुनी। भाई जी यून, क्या उसे नाराज करना वाकई ठीक है? क्या होगा अगर वह हमें वह बताने से इनकार कर दे जो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वह हमें परेशान करने वाला समझता है? शेन जी यून तुरंत जवाब नहीं दे सका क्योंकि उसका सारा ध्यान लुओ यान की सांसों की गुदगुदी भरी अनुभूति पर केंद्रित था जो उसके कान पर पड़ रही थी। यहाँ तक कि उसकी दिखाई गई जबरदस्त ऊर्जा भी धीरे धीरे कम हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे न सिर्फ उसके कान में गुदगुदी हो रही हो बल्कि उसके दिल में भी। शेन जी यून को चुप देखकर और तलवार नीचे करते हुए देखकर लुओ यान ने सोचा कि वह उसकी बात से सहमत है। आखिरकार उसने राहत की सांस ली। हालांकि वह जानता था कि दूसरा व्यक्ति खांसने और अपने चारों ओर फैले धुएं के बादल के प्रति अपनी नापसंदगी दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन वह उसे एक ऐसे गैर प्राथमिक व्यक्ति से लड़ने नहीं दे सकता था जो उनके लिए जानकारी का संभावित स्रोत हो सकता था। हालांकि अपने इस कृत्य से वह सचमुच भावुक हो गया था। मानो ये सब स्वतःस्फूर्त ही हो गया हो, जैसे उसे इतना असहज देखकर उसका शरीर अपने आप ही हरकत करने लगा हो। शेन जी यून को जानते हुए उसे इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं होगी कि सच में ऐसा ही हुआ था, और इसी बात ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी मार्मिक बना दिया। उसे देखकर उसका मन किया कि वह बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुरा दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। इस स्थिति में बिना वजह मुस्कुराना उसे सचमुच बेवकूफ़ साबित कर देता। इसलिए उसने क्रिम्सन कोर के नेता के सामने अपनी अभिनय प्रतिभा का इस्तेमाल किया। माफ़ कीजिए, मेरे साथी का इरादा असभ्य होने का नहीं था। वो बस मेरे बारे में चिंतित है क्योंकि मुझे धुएं की गंध पसंद नहीं है। तो क्या नेताजी कृपया अपने पीपा का धुआं बुझा सकते हैं? उसने शेन जी यून के पीछे से पूछा और बड़ी बड़ी नम नीली आंखों से क्रिम्सन कोर के नेता को देखा। मानो मना करने पर वो रो पड़ेगा। किसी एनपीसी के सामने इस तरह का व्यवहार करना शायद बेकार है, लेकिन यहाँ मौजूद कुछ एनपीसी की भावनाओं की गहराई को देखते हुए हो सकता है कि यह एनपीसी उसके दयनीय कृत्य से प्रभावित हो जाए। खैर, इससे प्रभावित होने वाला कोई ना कोई तो जरूर है। शेन जी यून ने लुओ यान को टकटकी लगाकर देखा। वह अब एक दयनीय खरगोश की तरह लग रहा था जो किसी भी पल रो पड़ेगा। उसे गले लगाने और दिलासा देने की तीव्र इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसे अपनी मुट्ठी कसकर भींचनी पड़ी और अपनी हथेली पर नाखूनों के चुभने का दर्द सहना पड़ा ताकि वह शांत हो सके। उसने गहरी सांस ली और अपनी तलवार को म्यान में वापस रख दिया। जब उसने दोबारा लुओ यान की तरफ देखा तो वह अब भी क्रिम्सन कोर के नेता को दया भरी निगाहों से देख रहा था। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो पता चलेगा कि वह सचमुच डरा हुआ नहीं था, जरा भी चिंतित नहीं था। बेशक जब वह शांत हुआ तो शेन जी यून ने भी ये देखा, और तब उसे एहसास हुआ कि उसका खरगोश अब सचमुच खरगोश नहीं बल्कि एक लोमड़ी बन चुका है। तो उसे गले लगाने की इच्छा अब उसके शर्माते हुए गालों को चुटकी काटने की इच्छा में बदल गई। ये शरारती लोमड़ी, बेशक मैं एक चंद्रकल्पित बौने के अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? नेता ने अपने पीपा से धुआं बुझाते हुए कहा। वह खड़ा भी हो गया और धुएं को बाहर निकालने के लिए कार्यालय की खिड़कियां खोल दीं। वाह मास्टर, तुम तो कमाल हो। इस भूरे भालू ने सचमुच वही किया जो तुमने उसे कहा था। एक्लिप्स को मास्टर से और भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक्लिप्स ने प्रशंसा भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। लुओ यान कहना चाहता था, नहीं, तुम्हें मुझसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे यह आभास था कि अगर वह ऐसा कहता भी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका यह आभासी पालतू, जो किसी भी असली पालतू जानवर से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है और शायद किसी असली इंसान से भी, वही करेगा जो वह चाहता है। कमरे के अंदर धुआं छंटने के बाद नेता ने उन्हें बैठने के लिए कहा। लू यान और शेन जी यून दोनों डेस्क के सामने वाली सीटों पर बैठ गए और एक्लिप्स लू यान की गोद में बैठ गई। मैं अपने कार्यालय की इस हालत के लिए माफी मांगता हूँ। मैं इस सारी अव्यवस्था में ही बेहतर काम कर पाता हूँ, नेता ने क्षमाप्रार्थी लहजे में कहा। कोई बात नहीं, हमें ही माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हम बिना सूचना दिए यहाँ आ गए, लुओ यान ने जवाब दिया। तो मैंने सुना है कि तुम फिनिया की वजह से यहाँ आए हो, फिर नेता ने कहा। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। लुओ यान ने सिर हिलाया। उसके पति ने मुझसे उसकी मौत के पीछे का कारण और उससे पहले की घटनाओं का पता लगाने के लिए कहा था, और आप इसके लिए यहाँ आने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? हम जानते हैं कि फिनिया के पिता कभी आपके भाड़े के सैनिकों के समूह के सदस्य थे, और हमारे पास यह मानने का कारण है कि फिनिया भी उसी समूह का हिस्सा बन गई थी, और उसे वह श्राप इसलिए लगा क्योंकि वह आपके समूह के लिए एक मिशन पर गई थी, लुओ यान ने कहा। बेशक ये सब महज अटकलें हैं,
लेकिन इस बारे में नेता की राय जानने में कोई हर्ज नहीं है। क्रिम्सन कोर के नेता ने उन दोनों को, खासकर लुओ यान को, बहुत गंभीरता से देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बात पर विचार कर रहे हों। मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। वह हमेशा किसी दोस्त से मिलने के बहाने गांव से बाहर जाती थी। जिस दिन उसे श्राप लगा उससे कुछ दिन पहले उसने अपने पति से कहा कि वह अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही है। जब वह लौटी तो उस पर श्राप लग चुका था और वह मरने के कगार पर थी, लुओ यान ने बताया। हमें शक है कि जिस दोस्त की वह बात कर रही थी वह क्रिम्सन कॉर्प्स का सदस्य है, क्योंकि अगर वह सिर्फ एक दोस्त से मिलने जा रही होती तो वह इस तरह कैसे लौटती। शायद उन्होंने कोई खतरनाक मिशन पूरा किया होगा जिसकी वजह से उसकी यह हालत हुई। अगर हम गलत हैं तो लीडर मुझसे असहमति जताने के लिए स्वतंत्र हैं। ये सुनकर नेता ने एक लंबी आह भरी। हाँ, फिनिया वाकई क्रिम्सन कोर की सदस्य थी। शादी के बाद वह कभी कभी अपने नए परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए मिशन पर जाती थी, उसने उनके अनुमान की पुष्टि करते हुए कहा। लेकिन जिस मिशन में उसकी जान गई उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लुओ यान ने नेता को घूर कर देखा। वह जानता था कि यह तो बस एक गैर प्राथमिक पात्र है। अगर वह उन्हें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं बता रहा था तो इसका मतलब था कि वे इसे सक्रिय करने के लिए सही कीवर्ड नहीं बोल रहे थे। एरिया का टावर, चंद्रमा पर रहने वाले परियों के गांव से निकलने से पहले उसने कागज के एक टुकड़े पर यही लिखा था। ये कहते ही नेता की आंखों में स्पष्ट चमक दिखाई दी और वह समझ गया कि उसे बड़ी सफलता मिल गई है। नेता ने अपना चश्मा उतारा और अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को दबाया। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? हाँ, लुओ यान ने बिना किसी झिझक के कहा। नेता ने चश्मा वापस लगाने से पहले एक बार फिर आह भरी और अपने मेहमानों की ओर देखा। शायद कोई ऐसा हो जिसे फिनिया के साथ क्या हुआ इसकी जानकारी हो, लेकिन वह अभी यहाँ नहीं है। अगर आप उसके आने का इंतजार करने को तैयार हैं तो मैं उसे वापस बुला सकता हूँ। लुओ यान ने शेन जी यून की ओर देखा और बाकी लोग भी उसकी ओर देखने लगे। उन्होंने एक दूसरे को सिर हिलाकर अभिवादन किया। फिर लुओ यान ने नेता से कहा, तैयार थे? फिनिया के साथ उस समय क्या हुआ था इसकी जानकारी रखने वाले उस व्यक्ति का इंतजार करते हुए नेता के सचिव ने उन्हें आराम देने के लिए अस्थायी रूप से एक बैठक कक्ष में ठहरा दिया। खैर, एक अव्यवस्थित कमरे में बैठने से किसी को भी सहजता महसूस नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि हम कल तक इन दोनों कामों को पूरा कर लेंगे, लुओ यान ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा। बेशक, उसकी चिंता शेन जी यून से छिपी नहीं रही। क्या कोई बात है? चूंकि 7 सप्ताह की छुट्टियां हैं, इसलिए मेरे पिताजी ने फैसला किया है कि हमारा परिवार छुट्टी पर जाए। हम गुरुवार को निकलेंगे और शनिवार को लौटेंगे, इसलिए मेरे पास अपने काम पूरे करने के लिए केवल आज और कल का समय है। छुट्टियां, इस एक हफ्ते की छुट्टी में परिवारों का छुट्टियां मनाने जाना तो आम बात है। शेन जी यून ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु के बाद से छुट्टियां उनके लिए आम दिनों जैसी ही थीं। उनके चाचा ने तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्हें एक सामान्य पारिवारिक माहौल देने की पूरी कोशिश की, लेकिन साथ ही वे मूनलाइट मीडिया में भी बहुत व्यस्त थे। जब उनके चाचा उनके अभिभावक बने तब कंपनी सबसे ज़्यादा व्यस्त थी, वीआर प्रोजेक्ट और बाकी सब कामों में, इसलिए उनके बचपन में वे दोनों कभी छुट्टी पर नहीं गए। अब जब उसके चाचा को आराम करने का मौका मिल गया था, शेन जी यून उस उम्र में पहुंच चुका था जब उसे छुट्टियों और ऐसी ही चीज़ों की परवाह नहीं रहती थी। लेकिन लुओ यान से छुट्टी शब्द सुनकर उसे अचानक लगा कि अगर वह भी उनके साथ छुट्टी पर जा सके तो कितना अच्छा होगा। इसी सोच के साथ अचानक उनके मन में एक विचार आया। आप और आपका परिवार कहाँ जा रहे हैं? उसने बेपरवाही दिखाने की पूरी कोशिश करते हुए पूछा, मानो उसे जवाब में कोई दिलचस्पी ही न हो। चेंगदू में हम पांडा देखने जाएंगे, लुओ यान ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। शेन जी यून को अचानक लुओ यान की प्यारी मुस्कान ने झकझोर दिया। साथ ही जब उसने लुओ यान को एक बड़े मुलायम पांडा के साथ कल्पना की तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यह जरूर देखना चाहिए, उसने अपने दिल में मुट्ठी भींचते हुए सोचा। मास्टर, तुम छुट्टी पर जा रहे हो, क्या एक्लिप्स भी चल सकता है? एक्लिप्स ने अचानक पूछा। लुओ यान ने धीरे से एक्लिप्स के सिर पर हाथ फेरा। वह थोड़ा परेशान था, क्योंकि वह एक्लिप्स को यह नहीं बता सकता था कि वह उनके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि वह एक आभासी पालतू है और केवल इसी दुनिया में रह सकता है। वह जानता था कि उस छोटे लोमड़ी की भावनाओं के बारे में इतना सोचने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह मूल रूप से सिर्फ एक कृत्रिम इकाई है। लेकिन लुओ यान खुद को रोक नहीं पाया। एक्लिप्स को अंडे से निकले हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, लेकिन वह उसे बहुत खास मानता था, सिर्फ एक पालतू जानवर के रूप में ही नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में भी। इसलिए वह उसे दुखी नहीं करना चाहता था। तुम इस बार नहीं जा सकते, लेकिन चिंता मत करो, हम दोनों कहीं और भी खूबसूरत जगह जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा माना फल भी खरीदूंगा और तुम जितने चाहो उतने खा सकते हो। जैसा कि उम्मीद थी, माना फल का जिक्र होते ही एक्लिप्स को उदास होने का समय ही नहीं मिला, वह तुरंत उत्साहित हो गया। सच में मास्टर, आप एक्लिप्स को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बेशक, मैं ऐसा क्यों करूंगा? एक्लिप्स ने मुस्कुराते हुए लुओ यान की बाह पकड़ ली। मास्टर वास्तव में एक्लिप्स के लिए सबसे अच्छा है। लगभग आधे घंटे बाद सचिव लौटी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक महिला एनपीसी भी थी। वह एक मानव एनपीसी थी जिसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से अनिच्छा के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि वह उनसे बात नहीं करना चाहती थी, बल्कि केवल क्रिम्सन कॉर्प्स के नेता के कहने पर आई थी। शायद उस भूरे बालों वाले सांता ने ही उसे उनसे बात करने का आदेश दिया था। नेता ने कहा है कि आप तीनों यहाँ बात कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, बातचीत के दौरान कोई आपको परेशान नहीं करेगा, सचिव ने जाने से पहले और विनम्रतापूर्वक दरवाजा बंद करते हुए कहा। महिला एनपीसी उनके सामने बैठ गई। अब वह अपने चेहरे पर दिख रही असंतुष्टि को छुपा नहीं पा रही थी। नमस्कार, क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ?
लू यान ने दोस्ताना लहजे में पूछा। एनपीसी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बेकार की बातें बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत किस लिए थी। लू यान को पता नहीं था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी या कुछ और, लेकिन महिला एनपीसी ने उसकी ओर देखने से साफ इनकार कर दिया, मानो उसका चेहरा देखकर उसे कुछ याद आ जाता। क्या यह इसलिए था क्योंकि वह फिनिया की तरह एक चंद्रपरी थी? तो मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही करूंगी। हम फिनिया के पति के अनुरोध पर यहाँ आए हैं। फिनिया का नाम सुनते ही लू यान ने देखा कि फिनिया घबरा गई। वह उसकी पत्नी की मृत्यु से जुड़े सभी विवरण जानना चाहता था। मुझे कुछ नहीं पता, उसने लगभग स्वाभाविक ढंग से कहा, मानो उससे ये सवाल पहले ही 1000 बार पूछा जा चुका हो और यही एकमात्र जवाब था जो वह दे सकती थी। हम जानते हैं कि जब ये सब हुआ तब तुम उसके साथ थे, इसलिए जैसा तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ये नामुमकिन है, लुओ यान ने कहा। वह तुम्हारी दोस्त थी, है ना? क्या तुम्हारे लिए ये ठीक है कि तुम उसके परिवार को वह तसल्ली न दो जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है? उसने मन ही मन आंखें घुमाईं। सच में उसे ये सब बनावटी बातें ऐसे क्यों बोलनी पड़ रही थी जैसे वो किसी नाटक में हो। लेकिन उसे पता था कि अगर वो सही कीवर्ड नहीं बोल पाया तो ये एनपीसी उन्हें वो जानकारी नहीं देगा जो उन्हें चाहिए। उसने चुपके से शेन जी यून की तरफ देखा जो गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। वह जानता था कि ऐसे मामलों में वह इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह शायद सिर्फ एनपीसी को धमकी देकर बात खत्म कर देगा। उसने अपना ध्यान फिर से उस महिला एनपीसी पर केंद्रित किया। वह अब कांप रही थी। लू यान को लगा कि वह उसके करीब है, उसे बस उसे थोड़ा और प्रेरित करने की ज़रूरत थी। क्या आप जानते हैं कि उसके पति ने हमसे यह अनुरोध क्यों किया? उनके बेटे फिली की वजह से। कुछ समय पहले वह क्रिसेंट वुडलैंड्स के एक खतरनाक इलाके में गया था, हमारे गांव के आसपास का जंगल, क्योंकि वह खुद को प्रशिक्षित करना चाहता था। वह ताकतवर बनना चाहता था, जितनी जल्दी हो सके गांव से बाहर निकलना चाहता था, ताकि वह अपनी मां के साथ जो हुआ उसका बदला ले सके। वह रुका और उस एनपीसी को घूरने लगा जिसका शरीर और भी तेजी से कांप रहा था। वह ऐसा करते हुए लगभग मर ही गया था, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। उस महिला एनपीसी ने अपने निचले होंठ को काटा और खुद को गले लगा लिया, मानो उसे इससे कुछ सुकून मिल रहा हो। लेकिन लुओ यान ने उसे मौका नहीं दिया और आगे कहा, अगर वह अपनी मां के साथ हुई घटना से अनजान बना रहा तो वह खुद को इसी तरह खतरे में डालता रहेगा। शायद अगली बार वह इतना भाग्यशाली न हो, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा और तब वह सचमुच मौत के मुंह में जा गिरेगा। रुको, एनपीसी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही चिल्लाकर कहा, कृपया रुक जाओ, मैं तो बस आपको एक संभावना के बारे में बता रही थी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ सहयोग करेंगे। लुओ यान ने कहा, हमारे लिए नहीं, बल्कि फिनिया के बेटे के लिए, आपके दोस्त के बच्चे के लिए। महिला एनपीसी अचानक फूट फूट कर रोने लगी। एक तरफ बैठे शेन जी यून को एनपीसी की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि इस समय उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वह अपने चाचा को चेंगदू में छुट्टियां मनाने के लिए कैसे मनाए। लुओ यान उस महिला एनपीसी को घूर रहा था जो मानो पूरी दुनिया ने उसके साथ अन्याय किया हो, रो रही थी। उसे उम्मीद थी कि वह आखिरकार सच बता देगी, लेकिन वह बस अपना सिर हिलाती रही। उसे सच में उम्मीद थी कि इतनी उत्तेजना के बाद यह एनपीसी ज़रूर बोलना शुरू कर देगी और उन्हें सब कुछ बता देगी जो उन्हें जानना ज़रूरी था। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था, या शायद कोई ऐसी बात थी जो उसे सब कुछ बताने से रोक रही थी। तो इसकी पुष्टि करने के लिए लुओ यान ने पूछा, क्या ऐसा संभव है कि कोई ऐसी बात हो जो आपको फिनिया के साथ हुई घटना के बारे में बात करने से रोक रही हो? महिला एनपीसी चौंक गई लेकिन धीरे से सिर हिलाया। जैसा कि उम्मीद थी, लुओ यान का अनुमान सही निकला। अगर वह फिनिया से संबंधित किसी प्रश्न के उत्तर में सिर हिला सकती थी तो इसका मतलब था कि भले ही वह अपने साथ हुई घटना के बारे में बात नहीं कर सकती थी, फिर भी वह इस तरह से उत्तर दे सकती थी, और यह उसके लिए काफ़ी था। फिर मैं आपसे फिनिया के साथ हुई घटना से संबंधित प्रश्न पूछूंगा, आपको बस सिर हिलाकर या मना करके जवाब देना होगा। एनपीसी उसके सुझाव से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी, लेकिन सिसकते और रोते हुए भी उसने सिर हिलाकर सहमति दी। ठीक है, लेकिन पहले क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? लुओ यान ने पूछा। शायद यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसे विश्वास था कि इस तरह वह उससे अच्छा संबंध स्थापित कर सकता है, जिससे उसके लिए उसके सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब देना आसान हो जाएगा। एनपीसी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अंत में उसने फिर भी कहा, एलिसिया। मेरा नाम एलिसिया है। लुओ यान ने सिर हिलाया। अच्छा, अब एलिसिया, क्या तुमने फिनिया को अपने साथ एक मिशन पर जाने के लिए कहा था जिसके कारण उसे श्राप मिला? अप्रत्याशित रूप से एलिसिया ने अपना सिर हिलाया। लुओ यान उसे घूर रहा था। वह अभी भी रो रही थी, लेकिन पहले की तरह फूट फूट कर नहीं रो रही थी। वह सोच रहा था कि कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि उसी ने फिनिया को उस मिशन पर साथ चलने के लिए कहा था। लेकिन तर्क के हिसाब से अगर वह चुप रहती तो मरे हुए दोस्त के बेटे को जिस खतरे का सामना करना पड़ सकता था, उसका जिक्र सुनकर इतनी परेशान लड़की इस नाजुक घड़ी में झूठ कैसे बोल सकती थी। इसलिए उसने यही मानकर चलने का फैसला किया कि वह सच बोल रही है। तो जिसने फिनिया से मदद मांगी थी, क्या वह भी क्रिम्सन कॉर्प्स का सदस्य था? एलिसिया ने सिर हिलाया। क्या वे पुरुष हैं? एलिसिया के चेहरे पर एक जटिल भाव था, मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका जवाब कैसे दे। लुओ यान सोचने लगा कि वह ऐसा क्यों दिखा रही है। तभी उसे समझ आया कि यह व्यक्ति शायद किसी दूसरी जाति का है। अगर वह सवाल का जवाब हाँ में देती तो वह शायद गलत समझ लेता और सोचता कि वह किसी पुरुष की बात कर रही है, जिसका मतलब यही हो सकता था कि यह व्यक्ति उस समय हुई घटना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सूत्र था। क्या वे किसी दूसरी नस्ल के पुरुष हैं? उसने फिर पूछा। इस बार एलिसिया ने खूब सिर हिलाया। आर्केडिया में कई जातियां थीं, इसलिए वह मानव जाति के अलावा केवल 3 सबसे बुनियादी जातियों से ही शुरुआत कर सकता था। क्या वह बीस्टिकिन है? एलिसिया ने अपना सिर हिलाया। एक एल्फ। इस बार उसने सिर हिलाया।
खैर, ये तो काफ़ी आसान था। क्या वह अभी भी क्रिम्सन कोर का सदस्य है? एलिसिया ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। क्या फिनिया के साथ जो कुछ हुआ उसके तुरंत बाद उसने कोर छोड़ दी? एक सहमति। लुओ यान गहरी सोच में डूब गई और चीज़ों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने लगी। एक पुरुष एल्फ जो क्रिम्सन कोर का पूर्व सदस्य था, उसी ने फिनिया को इस मिशन में शामिल होने के लिए कहा था और फिर जो कुछ हुआ उसके तुरंत बाद चला गया। चूंकि एलिसिया सीधे उसके बारे में बात नहीं कर सकती थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसी ने ये सब संभव बनाया था। लेकिन फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिए उसने पूछा, क्या उसने तुम पर कोई जादू किया था जिसकी वजह से तुम उस समय हुई घटना के बारे में बात नहीं कर पा रही थी? एलिसिया ने आंखों में गुस्से के साथ बड़े उत्साह से सिर हिलाया। इससे पता चलता था कि वह किसी को इसके बारे में बताना चाहती थी, पर बता नहीं पा रही थी। शायद इस जादू ने एलिसिया को इसके बारे में बात करने या लिखने से रोक रखा था, या यूं कहें कि उसने उसे कभी भी उसके बारे में और उन मामलों के बारे में बात करने या लिखने से रोक रखा था जिनके कारण फिनिया को श्राप मिला था। इस बात की प्रबल संभावना है कि फिनिया का श्राप सीधे उससे जुड़ा हुआ था। क्या उसने आपको भी फिनिया की तरह इस मिशन में शामिल होने के लिए कहा था? एलिसिया ने अपना सिर हिलाया। तो फिर फिनिया ने ही आपसे पूछा था? उसने फिर से अपना सिर हिलाया। क्या आपने स्वेच्छा से यह जिम्मेदारी ली? अंततः उसने सिर हिलाया। क्या आपने स्वेच्छा से इसलिए भाग लिया क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि अगर फिनिया उस बौने के साथ अकेले जाती तो वह खतरे में पड़ जाती? एलिसिया ने फिर से पूरे उत्साह से सिर हिलाया। ऐसा लगता था कि जब भी वह किसी प्रश्न पर भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील होती थी तो वह ऐसा ही करती थी। उसने सोचा, क्या एलिसिया की इस तरह की प्रतिक्रिया के पीछे फिनिया के प्रति कोई द्वेष या शत्रुता थी? लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। अगर ऐसा होता तो फिनिया उसके साथ मिशन पर जाने के लिए सहमत नहीं होती। तो अब केवल एक ही संभावना बची है। क्या इस बौने के मन में फिनिया के लिए रोमांटिक भावनाएं थीं? एलिसिया ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाकर उसे सहमति दी। और तुम्हें चिंता थी कि अकेले में वो फिनिया के साथ कुछ घिनौना कर सकता है? लुओ यान ने सवाल से ज्यादा बयान दिया, लेकिन एलिसिया ने फिर भी सिर हिलाया। क्या फिनिया को उसके दिल में उसके लिए जो भावनाएं थीं उनके बारे में पता था? एलिसिया ने अपना सिर हिलाया। क्या उसे नहीं पता था? क्या तुम्हारे अलावा बाकी लोगों को पता था? एलिसिया ने सिर हिलाया। तो असल में बात यह है कि फिनिया जाहिरा तौर पर उस तरह की लड़की थी जो दूसरों की उसके प्रति रोमांटिक भावनाओं से बेखबर रहती थी। क्या आप तीनों द्वारा किया गया मिशन एडिया के टावर से संबंधित था? इसके जवाब में उसे एक और उत्साहपूर्ण सहमति में सिर हिलाना मिला। क्या तुम टावर के अंदर गए थे? एक और सहमति में सिर हिलाया। क्या फिनिया को वहां शाप मिला था? एलिसिया ने फिर से सिर हिलाया। क्या फिनिया को शाप देने वाला व्यक्ति टावर का ही कोई सदस्य था? एलिसिया ने एक जटिल भाव दिखाया, मानो उसे पता ही न हो कि इसका जवाब कैसे देना है। क्या तुम नहीं जानते कि उसे किसने शाप दिया? उसके चेहरे पर पीड़ा और अपराधबोध के भाव उभर आए। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी हर हरकत में उदासी और गुस्सा झलक रहा था। यह इस बात का संकेत था कि वह खुद पर इसलिए गुस्सा थी क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी सहेली को किसने शाप दिया था। हो सकता है कि उसके मन में यह बात बैठी हो कि यह काम किसी परी ने किया था, लेकिन सबूत न होने के कारण वह लुओ यान को सीधे सीधे यह नहीं बता सकी कि परी ही दोषी है। इसका मतलब यह था कि शायद उसने फिनिया को शाप मिलते हुए नहीं देखा था। फिनिया को एडिया के टावर के अंदर शाप दिया गया था और संभवतः उस एल्फ का इससे कुछ संबंध था। शायद फिनिया को उससे बस इतनी ही जानकारी मिल पाई होगी, और अधिक जानने के लिए उन्हें उस बौने को ढूंढना होगा। ठीक है, यह मेरा आखिरी सवाल होगा। क्या आप मुझे 100% आश्वस्त कर सकती हैं कि इस एल्फ को फिनिया के साथ हुई घटना के बारे में सारी जानकारी होगी? लुओ यान ने एलिसिया से गंभीरता से पूछा। एलिसिया ने बिना झिझक के पूरे उत्साह से सिर हिलाकर उसे सहमति दी, लेकिन उसके बाद उसके चेहरे पर थोड़ी सी झिझक दिखाई दी, मानो वह कुछ कहना चाहती हो पर उसे यह समझ न आ रहा हो कि कह पाए या नहीं। अगर तुम सीधे तौर पर एल्फ का जिक्र नहीं करती हो या फिनिया के साथ जो हुआ उससे संबंधित कुछ नहीं कहती हो, तो मुझे लगता है कि तुम खुलकर बोल सकती हो, लुओ यान ने कोमल मुस्कान के साथ उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा। क्या क्या ये वाकई काफ़ी है? उसने आखिरकार पूछा। बिल्कुल, वास्तव में ये काफ़ी से भी अधिक है। लुयान खड़ी हुई और एलिसिया से हाथ मिलाते हुए बोली, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आज आपने जो किया उससे फिनिया के परिवार को बहुत ज़रूरी राहत मिलेगी। एलिसिया कांपते हुए उसके हाथ की ओर बढ़ी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। धन्यवाद, अब हम जा रहे हैं, लेकिन कृपया थोड़ी देर इस कमरे में रुकिए जब तक आप शांत न हो जाएं। लुयान ने अपना हाथ वापस खींचते हुए कहा। क्या मैं किसी से आपके लिए चाय मंगवा दूं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ ठीक रहूंगा। लुयान मुस्कुराया और सामने वाले सोफे पर बैठे नन्हे लोमड़ी और बड़े किलिन की ओर मुड़ा। उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए उन्हें जाने को कहा। एक्लिप्स बिना झिझक के उसकी बाहों में कूद गया और शेन जी यून भी खड़ी हो गई। तीनों बैठक कक्ष से बाहर निकल गए। मास्टर, ये तो कमाल था, आपने बिना कुछ बोले ही उससे बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली, एक्लिप्स ने उत्साह से कहा। उसकी बड़ी नीली नीलम जैसी आंखें प्रशंसा से भरी हुई उसे देख रही थीं। हाँ, कभी कभी तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि मैं इतनी अद्भुत कैसे हो सकती हूँ, लुओ यान ने बिना किसी विनम्रता के कहा। एक्लिप्स अचानक चुप हो गया और अपने स्वामी को घूरने लगा। एक्लिप्स को अचानक लगा कि उसे स्वामी की इतनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। लुओ यान ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। अरे, और यह क्या है? क्योंकि एक्लिप्स को डर है कि मास्टर का सिर बड़ा होता चला जाएगा। बड़े सिर वाला मास्टर आकर्षक नहीं होता। लुओ यान खिलखिलाकर हंसी और उस छोटे लड़के के माथे पर उंगली से मारा। बेशर्म। फिर उसने शेन जी यून की ओर रुख किया, जो अब तक चुप था। वह सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसके और एलिसिया के बीच की बातचीत सुनी ही न हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर, उसे अब होश में आना होगा क्योंकि अभी बहुत काम बाकी था। भाई जी यून, मुझे लगता है कि हमें नेता से फिर से बात करनी चाहिए।
फिलहाल उस पुरुष एल्फ के बारे में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत वही है, उन्होंने कहा। एक पुरुष एल्फ जिसने फिनिया के साथ जो कुछ हुआ उसके तुरंत बाद क्रिम्सन कॉर्प्स छोड़ दिया और जो संभवतः एक जादूगर भी है, निश्चित रूप से इस विवरण में फिट होने वाले बहुत कम लोग होंगे। हालांकि शेन जी यून पहले ध्यान नहीं दे रहा था, खैर शायद वह सचमुच ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन लुओ यान और उस एनपीसी के बीच हुई बातचीत उसके दिमाग में घूम रही थी। वह इस तरह से एक साथ कई काम करने में माहिर था। इसलिए उसने लुओ यान के सुझाव पर सहमति में सिर हिलाया और फिर उसने कुछ कहने के बारे में सोचा। यान, मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि हम कल तक दोनों काम पूरे कर सकें। लुओ यान रुका और फिर उसने अपना सिर उठाकर शेन जी यून के सुंदर चेहरे की ओर देखा। दूसरे को इतना गंभीर देखकर उसे अचानक उसे चिढ़ाने की इच्छा हुई। तो शायद अगली बार भाई जी यून को एनपीसी का इंटरव्यू लेने में मेरी मदद करनी चाहिए, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। कौन जाने, शायद तुम मुझसे भी बेहतर कर पाओगे। लुओ यान की बात का मतलब समझते ही शेन जी यून का चेहरा एकदम लाल हो गया, मानो वह कह रहा हो कि एनपीसी से बात करने में वह कुछ खास मददगार नहीं है। और अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे याद आया कि जब भी वे दोनों इस तरह के काम साथ करते थे तो हमेशा लुओ यान ही एनपीसी से बातचीत करता था। उसे शर्म महसूस हुई जिससे उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसका लाल चेहरा देखकर लुओ यान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सच में शेन जी यून को चिढ़ाने में हमेशा मजा आता था। लुओ यान की घंटी जैसी हंसी सुनकर शेन जी यून की शर्म धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि वह जानता था कि यह खरगोश फिर से शरारती लोमड़ी की तरह व्यवहार कर रहा है। हालांकि उसे यह मानना पड़ेगा कि उसे एनपीसी का इंटरव्यू लेने में वाकई और मेहनत करनी चाहिए। क्या उसे उस एल्फ से शुरुआत करनी चाहिए जिसकी वे तलाश कर रहे थे? मास्टर को कैप्टन को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, एक्लिप्स ने कहा। लेकिन ये बहुत मज़ेदार है, तो कप्तान के पलटवार करने पर मास्टर को सावधान रहना चाहिए। एक्लिप्स को यकीन है कि यह मास्टर के लिए बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होगा। लुओ यान ने बस मुस्कुरा दिया। उसने शेन जी यून की तरफ देखा। क्या ये आदमी पलटवार कर रहा है? उसने तो अपने छोटे मोटे कैसानोवा वाले नखरों से पहले ही ऐसा कर दिया था, भले ही अनजाने में और बिना सोचे समझे। और उसे मानना पड़ेगा, ये वाकई असरदार था, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चलिए नेता से दोबारा बात करते हैं, उसने बस इतना कहा। शेन जी यून ने सिर हिलाया और वे फिर नेता के कार्यालय की ओर चल पड़े। लुओ यान ने दरवाजा खटखटाया और उन्हें अंदर आने के लिए कहा गया। इस बार आसपास कोई धुआं नहीं था। क्या एलिसिया के साथ आपकी बातचीत खत्म हो चुकी है? नेता ने पूछा। जी हाँ, हमें उनसे बात करने देने के लिए धन्यवाद, लुओ यान ने कहा। नेता ने कंधे उचकाते हुए कहा, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी जानना चाहता था कि उस समय फिनिया के साथ क्या हुआ था, लेकिन एलिसिया ने हमेशा इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया था। क्या उसने आपको कुछ महत्वपूर्ण बताया? उसने ऐसा किया, इसलिए मैं नेता से एक और मदद मांगना चाहता था। अगर यह फिनिया से जुड़ा है तो मैं अपनी तरफ से हर संभव मदद करूंगा। आप जानते हैं, उसके पिता मेरे करीबी दोस्त थे। मुझे हमेशा से फिनिया के साथ जो हुआ उसका पछतावा रहा है। हमेशा लगता रहा है कि मैं उन दोनों के लिए नाकाम रहा, इसलिए मैं हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। लुओ यान ने सिर हिलाया। ठीक है, तो नेताजी, अगर आपके भाड़े के सैनिकों के समूह में कोई ऐसा व्यक्ति है जो फिनिया पर शाप लगने के कुछ ही समय बाद अचानक चला गया हो। नेता कुछ पल के लिए चुप हो गया, मानो उसे पहले से ही आभास हो गया हो कि बातचीत किस ओर जा रही है। ऐसे कई लोग हैं। फिनिया के साथ जो हुआ उसकी वजह से मुझे उस साल हमारे समूह में घटी सारी बातें साफ साफ याद हैं। आपको और विस्तार से बताना होगा। एक पुरुष एल्फ, वह एक जादूगर है जो फिनिया के प्रति काफी आसक्त है। ये सुनकर नेता की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह विश्वास भरी नजरों से देख रहा था, मानो उसे यकीन ही न हो कि उस नर एल्फ का फिनिया के साथ हुई घटना में कोई हाथ हो सकता है। लेकिन अंत में उसने लुओ यान को ईमानदारी से जवाब दिया। रीस, उसका नाम रीस है, लुओ यान ने विजयी मुस्कान के साथ कहा। क्या आपको पता है कि वह अभी कहाँ है? नेता ने सिर हिलाया। लेकिन मैंने क्रिम्सन कोर के सदस्यों के लाइफ लैम्प संभाल कर रखे हैं, चाहे वे पूर्व सदस्य हों या वर्तमान। अगर मैं उनका इस्तेमाल करूं तो मुझे उसकी मौजूदा लोकेशन तुरंत पता चल जाएगी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारा शक सही निकला तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने उसके लाइफ लैम्प का इस्तेमाल किया है। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा वह शायद अपनी मौजूदा लोकेशन से हिल जाएगा, इसलिए तुम्हें जल्दी करनी होगी। लुओ यान ने सिर हिलाया। मैं समझ गई। नेता ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली पर एक टिमटिमाती रोशनी वाला दीपक प्रकट हुआ। अंदर की रोशनी देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, अचानक उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भर गईं। रीस इस समय टावर ऑफ एरिया में है। उसने एक लंबी आह भरने से पहले अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। और वह अपनी मौत के बेहद करीब है। क्या वह मर रहा है? लुओ यान ने अविश्वास से कहा। कोई इसे उस तरह से देख सकता है, नेता ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया। लुओ यान ने उसकी अस्पष्ट बातों पर लगभग आंखें घुमा लीं। सच में, वह किसी रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था जिसकी कोई अलौकिक इच्छाएं न हो। अस्पष्ट बातें करने की अनुमति तो केवल उन्हीं लोगों को होनी चाहिए। खैर, कम से कम वह एक साधु जैसा तो दिखता था। शायद इतना ठीक रहेगा। क्या नेता इसे और विस्तार से समझा सकते हैं? उसने अभी भी विनम्रता से कहा। उसने लगभग ये भी जोड़ दिया, क्योंकि अगर आप जल्दी नहीं बोले तो जब तक हम वहां पहुंचेंगे वह आदमी शायद मर चुका होगा। दीपक की रोशनी उस व्यक्ति के जीवन का प्रतीक है जिससे ये जुड़ा हुआ है। यदि वह जीवित और स्वस्थ है तो रोशनी बहुत तेज होगी। यदि वह मर रहा है तो रोशनी बहुत धीमी होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इस दीपक की रोशनी टिमटिमा रही है, जिसका अर्थ है कि कोई चीज़ धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को छीन रही है और उसकी लौ जल्द ही बुझ जाएगी।
लू यान ने नेता की बात समझकर सिर हिलाया। जल्द ही का मतलब कितना जल्द है? नेता ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपको सटीक जवाब नहीं दे सकता। 1 घंटा भी लग सकता है या 1 दिन भी। मुझे बस इतना आभास है कि यह जल्द ही होगा। खैर, इस कम मददगार जवाब के लिए धन्यवाद, लेकिन लुओ यान ने ये बात जबान से नहीं कही। तो मुझे लगता है कि हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रुको, नेता ने जाने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा। लुओ यान ने पीछे मुड़कर देखा और प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। जो भी तुम्हें पता चले, क्या तुम मुझे उसका परिणाम बता सकते हो? मैं इसे एक बहुत बड़ी कृपा मानूंगी। बेशक, लुओ यान ने सहजता से कहा। इनाम मिलने की संभावना होने पर वह कैसे मना कर सकता था। उसके बाद लुओ यान अपने कंधे पर एक्लिप्स को लिए हुए और शेन जी यून नेता के कार्यालय से बाहर निकले। वे सीधे पहली मंजिल की ओर उतरे और फिर इमारत से बाहर निकल गए। भाई जी यून, आपने कहा था कि ईडिया का टावर ईडन गार्डन नामक एक तैरते हुए द्वीप पर स्थित है ना? और हम सीधे वहां टेलीपोर्ट नहीं कर सकते? शेन जी यून ने सिर हिलाया। हाँ, दोनों सवालों का जवाब हाँ है। अगर लुओ यान को ठीक से याद है तो शेन जी यून ने पहले बताया था कि वहां सीधे टेलीपोर्ट करने का एकमात्र तरीका ईडिया टावर से संबंधित कोई कार्य लेना था। लेकिन इस तरह के कार्य टास्क हॉल में बहुत कम ही मिलते थे, और चूंकि उनके पास समय बहुत कम था और उन्हें पता नहीं था कि राइस कब मर जाएगा, इसलिए उनके पास ईडिया टावर से संबंधित कार्यों को खोजने का समय नहीं था। तो फिर हम वहां कैसे जाएंगे? यही सवाल था। शायद मास्टर और कैप्टन किसी उड़ने वाले जानवर पर सवार होकर उस टावर वाली जगह पर जा सकते हैं, एक्लिप्स ने अचानक सुझाव दिया। लू यान ने अपने कंधे पर बैठे उस छोटे से जीव को हैरानी से देखा। ये वास्तव में इतना बुरा विचार नहीं था। अगर वह दूसरी बातों पर इतना ध्यान न दे रहा होता तो शायद वह खुद भी इस बारे में सोच लेता। जैसे कि उनके पास समय कम होता जा रहा है और अगर वे तेजी से आगे नहीं बढ़े तो फिनिया के श्राप से जुड़े इस काम का उनका एकमात्र और शायद आखिरी सुराग भी खत्म हो जाएगा। सच में, वो एनपीसी उससे अपनी जीवन शक्ति क्यों सोख रहा था? नहीं, गलती तो इस काम की स्क्रिप्ट लिखने वालों की थी। वे कुछ सीधा साधा क्यों नहीं लिख सकते थे जहां खिलाड़ियों को ये सब करने की जरूरत ही न पड़ती? लेकिन फिर अगर वे ऐसा करते तो वो छिपे हुए काम इतने दिलचस्प नहीं रह जाते। अच्छा विचार है, उसने एक्लिप्स से कहा और उसे अपना एक पसंदीदा माना फल दे दिया। नन्ही लोमड़ी ने झट से फल पर झपट्टा मार दिया। धन्यवाद मास्टर, आप सबसे अच्छे हैं। लू यान ने शेन जी यून की ओर देखा, जो अपनी सिकुड़ी हुई बाहों और माथे पर गहरी शिकन से किसी बात का फैसला करने में असमंजस में लग रहा था। संभवतः वह भी एडिया के टावर तक जाने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। हाँ, शेन जी यून सचमुच इसी दिशा में सोच रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने पहले से ही एक उपाय सोच रखा था। अगर वे वहां टेलीपोर्ट नहीं कर सकते तो वे सीधे उड़कर जा सकते थे। भाई जी यून, क्या हम वहां जाने के लिए कोई उड़ने वाला जानवर किराए पर ले सकते हैं? लू यान ने सुझाव दिया। या वहां उड़ना भी मना है? नहीं, इसकी अनुमति है, लेकिन किसी पंख वाले जानवर को किराए पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, शेन जी यून ने कहा, जो अभी भी किसी बात को लेकर उलझन में दिख रही थी। तो फिर हम क्या करें? लू यान ने उत्सुकता से पूछा कि शेन जी यून क्या सुझाव देगा, खासकर इसलिए क्योंकि वह कुछ समय से अजीब सा चेहरा बनाए हुए था। चलो पहले मेरे द्वीप पर टेलीपोर्ट करते हैं। लू यान ने कुछ नहीं पूछा और बस सिर हिला दिया। उनके पास अभी समय बर्बाद करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था और इतनी छोटी सी बात पर उससे बहस करना ठीक नहीं था। अगर शेन जी यून के पास उस स्वर्ग में जाने का कोई रास्ता होता तो वह बिना किसी परेशानी के उसके बताए रास्ते पर चल देता। लू यान को सहमत होते देख उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। फिर उसने एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का इस्तेमाल करके उन्हें सीधे अपने तैरते हुए द्वीप पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर उसने अनिच्छा से लुओ यान का हाथ छोड़ा, क्योंकि अगर उसने जल्दी नहीं छोड़ा तो वह जानता था कि वह अपने खरगोश के हाथ की कोमलता के बारे में सोचते सोचते सुनना पड़ जाएगा। तो भाई जी यून ने क्या योजना बनाई है? लू यान ने थोड़ी उत्तेजना भरी आवाज में पूछा। शेन जी यून के चेहरे पर फिर वही उलझन भरी नजर आ गई। कुछ सेकंड बाद, मानो ये सोचते हुए कि संकोच करके दोनों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसने एक लंबी सांस ली और बस इतना कहा, मुझे लगता है कि हम मेरे पशु रूप का उपयोग करके वहां उड़कर जा सकते हैं। लू यान ने अपनी आंखें 2-3 बार झपकाईं, उसे यकीन नहीं था कि उसने सही सुना है। लेकिन शेन जी यून के अजीब से चेहरे को देखकर उसे आखिरकार समझ आ गया कि दूसरा व्यक्ति इतना उलझन भरा चेहरा क्यों बना रहा था, क्योंकि वह उसे अपना पशु रूप दिखाने में शर्म महसूस कर रहा था। इससे लुओ यान और भी उत्साहित हो गया। जी हाँ, कृपया चलिए ऐसा ही करते हैं, उसने झट से कहा। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। शेन जी यून ने लुओ यान के खूबसूरत चेहरे को निहारा। उम्मीद और उत्साह से भरी उन चमकती आंखों को देखकर वह समझ गया कि वह उसे मना नहीं कर सकता। आखिर उसने ही तो ये प्रस्ताव रखा था, इसलिए बेहतर यही था कि वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर ले। ठीक है, वह आगे बढ़ा और लुओ यान से दूरी बना ली। उसने गहरी सांस ली और अपना स्टेटस विंडो खोला। वहां उसने अपने पशु रूप पर क्लिक किया। जी हाँ, पशु रूप में बदलना इतना आसान था। और फिर उसने धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को फैलते हुए महसूस किया। लू यान दूर से देख रहा था। उसने देखा कि शेन जी यून अचानक बैंगनी धुएं से घिर गया। यह उसके लिए निराशाजनक था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका रूपांतरण वेयरवुल्फ के रूपांतरण जैसा होगा, जिसमें उसका पूरा शरीर फूल जाएगा और उसकी हड्डियां और मांसपेशियां बढ़ती और फैलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन जल्द ही वह निराशा तुरंत गायब हो गई जब उसने आखिरकार धुएं के पीछे छिपे विशालकाय जानवर को देखा। ये संभवतः 5 मंजिला इमारत जितना विशाल था। इसका मुख्य शरीर घोड़े के समान आकार का था, बस फर्क इतना था कि घोड़े पर बैंगनी रंग के शल्क थे। इसकी घनी याल थी जिसका रंग गहरा बैंगनी था। इसके खुर फटे हुए थे, लेकिन इसका सिर अजगर के सिर जैसा था। इसके ऊपर सुनहरे रंग के सींगों का एक जोड़ा था जो हिरन के सींगों के आकार के थे।
आश्चर्य की बात यह थी कि लुओ यान को कोई विरोधाभास महसूस नहीं हुआ, मानो इसके सभी हिस्से किसी विचित्र सामंजस्य में व्यवस्थित हों। और सच कहूं तो इस समय उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। सुंदर। लुओ यान अपने सामने खड़े उस खूबसूरत जानवर को देखता रह गया और उसके पैर आगे बढ़ने से रुक ही नहीं रहे थे। उसके मन में बस यही ख्याल था कि इस पौराणिक जानवर को छूकर करीब से देख ले। शेन जी यून अचानक घबरा गया जब उसने लुओ यान को अपनी ओर आते देखा। उसे अपने पशु रूप के बारे में पहले कभी कोई राय नहीं थी, क्योंकि उसने इसका इस्तेमाल तभी किया था जब स्थिति वास्तव में इसकी मांग करती थी। लेकिन जब उसने सोचा कि जब वे ईडन गार्डन जाने की योजना बना रहे थे तब उसने लुओ यान को ये रूप दिखाया था, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि यह रूप कितना भद्दा था। अगर वो बैंगनी रंग के यूनिकॉर्न जैसा दिखता तो ठीक था, कम से कम ज्यादातर लोगों की नज़र में यूनिकॉर्न अच्छे लगते हैं। लेकिन नहीं, उसे तो घोड़े और ड्रैगन का मिला जुला बैंगनी रंग का एक विशालकाय जीव बनना ही था, जिसके 2 सींग भी थे। उसका शरीर घोड़े का था और सिर ड्रैगन का, यहाँ तक कि उसकी थूथन के दोनों तरफ पतली पतली लंबी मूंछें भी थीं। भला ऐसी छवि आकर्षक कैसे हो सकती है? इसीलिए शेन जी यून इसे लुओ यान को दिखाने में हिचकिचा रही थी। क्या पता इस रूप को देखते ही उसका खरगोश शांत हो जाए, फिर इस रूप की छवि उसके दिमाग में बस जाएगी। इसलिए हर बार जब वे मिलेंगे वह इस रूप के बारे में सोचेगा और उससे मुंह फेर लेगा, क्योंकि उसे याद रहेगा कि यह कितना बदसूरत था। अब जब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके अवतार का पशु रूप कितना भद्दा है, तो उसे अचानक दूसरी पौराणिक जाति के खिलाड़ियों से ईर्ष्या होने लगी, जैसे कि ड्रैगन या फीनिक्स। लुओ यान की नज़र में वे शायद ज्यादा आकर्षक लगते। लुओ यान शेन जी यून के पशु रूप के बगल में खड़ा था। उसके हाथ उसके शल्कों और अयाल को छूने के लिए बेचैन थे, लेकिन ये रूप इतना विशाल था कि वह उसके एक पैर की लंबाई के बराबर भी नहीं था। मास्टर, कैप्टन कितने शानदार दिखते हैं, एक्लिप्स ने कहा। ऊपर की ओर देखते देखते उसकी गर्दन मानो टूट ही जाएगी। एक्लिप्स भी इतना बड़ा बनना चाहता है। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा करोगे। लुओ यान ने ये कहते हुए ऐसा दिखावा किया जैसे उसे याद ही नहीं था कि एक्लिप्स ने उसे पहले ही बता दिया था कि जब उसके सारे 9 पूंछ उगाएंगे तभी वह एक वयस्क घोड़े जितना बड़ा हो पाएगा। उसके हाथों में अभी भी खुजली हो रही थी। तभी उसे डस्क का छोटा रूप याद आया। उसे अचानक ख्याल आया कि क्या शेन जी यून का पशु रूप छोटा हो सकता है? अगर हाँ, तो वह उसकी खाल और अयाल को आसानी से छू सकता है। भाई जी यून, क्या आप अपना आकार छोटा कर सकते हैं? उसने पूछा। वह नीचे देख रहा था ताकि दूसरा उसके चेहरे पर दिख रही उत्तेजना को न देख सके। वह नहीं चाहता था कि दूसरा उसे विकृत मानसिकता वाला समझे। घोड़े जितना बड़ा ठीक रहेगा। लेकिन शेन जी यून ने इस बारे में ऐसा नहीं सोचा। उसे लगा कि लुओ यान उसकी ओर देखने से इसलिए इनकार कर रहा है क्योंकि उसे उसका ये रूप बदसूरत लगता है। ऊपर से उसने अभी अभी उससे पूछा था कि क्या वह अपने पशु रूप को छोटा कर सकता है, और उसे पूरा यकीन था कि दूसरे को उसका वर्तमान रूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। शायद वह चाहता था कि वह अपना आकार छोटा कर ले ताकि उसकी बदसूरती का असर कम हो जाए। इसलिए भले ही उसे थोड़ी चोट लगी थी, फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। फिर धीरे धीरे उसका आकार कम होता गया, यहाँ तक कि वह एक घोड़े जितना छोटा रह गया। क्या ये ठीक है? उसने पूछा। लुओ यान का दिल अचानक उस प्यारे बातूनी किलिन को देखकर पिघल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शेन जी यून इस रूप में भी बोल सकता है। उसने अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखा और उसकी गर्दन को गले लगाने के लिए कूद पड़ा। आखिरकार उसने उसके कोमल गहरे बैंगनी बालों और चमकदार बैंगनी शल्कों को छुआ। मास्टर, ये ठीक नहीं है, एक्लिप्स ने शिकायत की और शेन जी यून की पीठ पर कूद गई, एक आरामदायक जगह ढूंढकर उस पर लेट गई। शेन जी यून जाहिर तौर पर लुओ यान की अचानक की गई हरकत से अचंभित रह गई। यान, लेकिन सदमे के धीरे धीरे कम होने के बाद उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि इस रूप में भी वह लुओ यान की कोमलता को अपने स्पर्श से महसूस कर पा रहा था। उसे अचानक इस रूप में होने का सौभाग्य महसूस हुआ, क्योंकि अगर वह अपने सामान्य रूप में होता तो उसे समझ ही नहीं आता कि अपने हाथों का क्या करे। जब उसका मन भर गया तो लुओ यान ने शेन जी यून के किलिन अवतार की गर्दन छोड़ दी। माफ करना भाई जी यून, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। मैं खुद को रोक नहीं पाए। प्यारा? शेन जी यून को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने सही सुना। इसी वजह से वह जल्दी से शांत हो गया। तुम्हें लगता है कि मैं प्यारा दिखता हूँ इस रूप में? हालांकि लुओ यान किलिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं देख पा रहा था, फिर भी उसे लगा कि दूसरे के चेहरे पर इस समय अविश्वास का भाव अवश्य होगा। हाँ, लुओ यान द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद भी शेन जी यून को यकीन नहीं हुआ। तुम्हें नहीं लगता कि मैं बदसूरत दिखती हूँ? बदसूरत? इस आदमी को ये ख्याल कहाँ से आया? लुओ यान ने सोचा। क्या उसने कुछ ऐसा किया था जिससे उसे ऐसा लगा? फिर उसे याद आया कि उसने उससे कहा था कि क्या वो बिना उसकी तरफ देखे अपना आकार छोटा कर सकता है। क्या यही वजह थी? उसे शेन जी यून के इतने संवेदनशील होने की उम्मीद नहीं थी। नहीं, रुको, रूप बदलने से पहले भी वह उलझन में दिख रहा था। उसने सोचा कि शायद वह उसे अपना पशु रूप दिखाने में हिचकिचा रहा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसके हिचकिचाने का कारण ये था कि उसे अपना पशु रूप बदसूरत लग रहा था। उसके चेहरे पर एक बेबस मुस्कान आ गई। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि भाई जी यून का पशु रूप बहुत सुंदर है। यहाँ तक कि एक्लिप्स भी तुम्हें कूल समझता है। लुओ यान के चेहरे के भाव देखकर शेन जी यून समझ गया कि वह सिर्फ औपचारिकता नहीं कर रहा था। वह सिर्फ उसे तसल्ली देने के लिए ऐसा नहीं कह रहा था, बल्कि सचमुच ऐसा ही सोच रहा था। उसे आखिरकार राहत मिली, और फिर उसके खरगोश को कुछ ऐसा करना ही था जिससे उसकी धड़कनें तेज हो जाएं। इसके अलावा भाई जी यून चाहे जिस भी रूप में हो, मैं हमेशा आपको खूबसूरत ही मानूंगा। अगर शेन जी यून का पशु रूप शर्मा सकता तो शायद इस समय उसका ड्रैगन सिर टमाटर की तरह लाल हो गया होता। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।